इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऋचा जैन कालरा लेकर आई हूं एक नया शो नेक्स्ट जेन भारत। जुड़िए मेरे साथ हर शनिवार रात 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र 2024 शुरू हो गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने मोटे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार की सभी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। राम मंदिर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था, नारी सशक्तिकरण से लेकर किसान सम्मान तक सभी बातों का जिक्र प्रमुखता के साथ आया। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह खास रिपोर्ट। सत्रहवीं लोकसभा का आखिरी संसद सत्र यानी अंतरिम बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से नई संसद भवन तक ऐतिहासिक बग्घी से पहुंची। राष्ट्रपति द्वारा बजट सत्र के लिए इस ऐतिहासिक बग्घी का उपयोग एक लंबे अरसे के बाद किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 17वीं लोकसभा में कई ऐतिहासिक विधेयकों को संसद से पारित कर कानून बनाया गया, जिनका समाज में अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बना है और जन विश्वास कानून के जरिए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज़्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि का कारण विश्व में भारत की बढ़ती साख है। अंडमान और लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार काफी प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि खेती में लागत कम और लाभ ज्यादा हो। 10 करोड़ छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजना में प्रमुखता दी गई है। मेरी सरकार आज खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है। हमारा ये प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजना में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश हुआ है और आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना सभी भारतीय देखते थे। अनुज यादव, शैलेंद्र मिश्रा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
ये रिपोर्ट आपने देखी कि क्या कुछ खास रहा इस बार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में, इसी पर आज की चर्चा है। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ अशोक कुमार टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं और आगे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं पहले अशोक सर से शुरुआत करता हूं। अशोक सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण जब साल का पहला सत्र होता है तो होता ही है, और आपने तो लंबे समय से इन चीज़ों को देखा है, तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इस बार के अभिभाषण में क्या खास बातें, क्या खास चीज़ें आपको दिखाई पड़ी? सबसे पहले तो ये नए भवन में पहली बार संयुक्त सत्र हुआ है जी, और इसकी चर्चा करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये जो भवन है ये श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो इसमें कल्पना है वो आज साकार हो रही है। तो ये पहली बार संयुक्त सत्र जो हुआ नए भवन में हुआ, ये इसकी एक विशेषता रही। और इसके बाद देखिए, ये जो सत्र होता है, क्योंकि ये चुनाव का साल है, तो इसलिए ये जो बजट सत्र हो रहा है ये पूर्ण बजट सत्र नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री ने भी आज कहा सत्र के शुरू में कि परंपरा का ध्यान रखते हुए हमने पूरा बजट जो है वो हम चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद पेश करेंगे। ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है। इसमें केवल क्योंकि नए साल में सरकार के खर्चे शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए एक सहमति सदन की लेकर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो एक अंतरिम बजट रखी। लेकिन आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसमें जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा की। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उसके बारे में वो दोनों सदनों को अवगत कराएं। और इसी कड़ी में उन्होंने जितनी भी सफलताएं या योजनाएं सरकार की हुई उसकी चर्चा की। उसमें राम मंदिर की बात हुई है, G20 की बात हुई है, चंद्रयान की बात हुई है, नारी शक्ति सशक्तिकरण की बात हुई है, और जितनी भी योजनाएं सरकार ने की उनका आज एक तरह से ब्यौरा जो है वो राष्ट्रपति ने प्रस्तुत किया। और ये एक सरकार की ओर से ये अभिभाषण जो होता है ये सरकार की ओर से तैयार किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, ये परंपरा है। उसी परंपरा में आज ये जो कुछ हुआ, तो इसमें जितनी भी उपलब्धियों की बात हम करें तो उसमें मैं समझता हूँ राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको विशेष रूप से जब उन्होंने कहा तो उसकी करतल ध्वनि से सदन ने पूरी तरह से मेजे थपथपाकर उसका स्वागत किया। इसी तरह से हाँ जी मैं अगर और कुछ बिल्कुल मैं आपसे ये देश की रक्षा, विदेश और आर्थिक नीतियों का जिक्र किया और नारी शक्ति वंदना अधिनियम का जिक्र किया। ठीक है। तो उन्होंने ये सब कल्पना जो थी सरकार की वो साकार हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। जितने भी सरकार ने वादे किए, योजनाएं बनाई, उनका कार्यान्वयन हुआ और वो सफलता से लागू हुई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। ठीक है सर, 4 मजबूत स्तंभों का राष्ट्रपति महोदया ने जिक्र किया और उन चारों के बारे में फिर अलग अलग से उन्होंने बात की कि उन चारों क्षेत्रों में उन चारों मजबूत स्तंभों पर क्या बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने 4 मजबूत स्तंभ का जो जिक्र किया, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर जिक्र करते हैं कि देखिए, अगर जाति की बात होती है तो यही 4 जाति मुख्य रूप से है जिसको लेकर हमें काम करना है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक उपलब्धियां भरा ये जो साल रहा 2023 उसकी झलक जो आज देखने को मिली। और उसी कड़ी में जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराना, दुनिया का पहला देश बनना और मिशन मोड में सरकारी नौकरियों की उपलब्धि देना, नारी शक्ति वंदना कानून, G20 समिट का करना, राम मंदिर के निर्माण का सपना पूरा करना, देश के 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1 लाख के आंकड़े से आगे निकल गई, देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन।
ये सारी उपलब्धियां जो हैं प्रधानमंत्री की सरकार ने जो की हैं, उनका ब्यौरा राष्ट्रपति ने आज देश के सामने रखा। और ये जो एक अभिभाषण था, तो सरकार की नीतियों का और आगे के विजन का भी उन्होंने जो खाका खींचा, उसको आज प्रस्तुतिकरण किया गया। और उनके अभिभाषण के बाद फिर उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संक्षिप्त में अंग्रेजी में भी उस संबोधन को दोहराया। तो ये कुल मिलाकर एक जो आज बजट सत्र की औपचारिकता थी, वो सफल हुई और संपन्न हुई। और इसमें मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष की ओर से भी उसको किसी तरह से भी इस सदन के सत्र को विघ्न डालने का प्रयास नहीं हुआ। ये अच्छी बात का भी द्योतक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही ये बात कही थी कि ये जो उलझन मचाने वाले लोग हैं, इनको कोई याद नहीं करता है। तो शायद ये सबक सुनकर विपक्ष ने आज ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इसको शांतिपूर्वक ध्यान से सुना। और आगे भी ये कल्पना की जा सकती है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा। बिल्कुल, ये उम्मीद करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अपील भी की। बने रहिएगा सर हमारे साथ, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर और देखेंगे क्या कुछ खास रहा इस बार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लड्डू और यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कुछ खास बातें रही। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो अभी बात एक जिक्र किया कि विपक्ष ने भी बहुत सलीके से सुना, तो BSP के नेता जो मलुक नागर हैं, उन्होंने भी तारीफ़ की है और कहा है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, इसी रवैये के कारण मुख्य विपक्षी कांग्रेस का नाश हुआ है। बसपा सांसद ने भारत पाकिस्तान सीमा के अंतिम गांव को प्रथम गांव कहे जाने का भी जोरदार स्वागत किया। आइए सुनते हैं कि BSP के सांसद ने क्या कहा है। देखिए, विपक्ष में रह के और खिलाफ ही बोलना है, इसीलिए कांग्रेस का तो बिल्कुल एकदम नाश गया। जो अच्छी बात है उनको जरूर अप्रिशिएट करनी चाहिए। कुछ बात ऐसी हैं जो बीच की हमेशा चलती आई हैं, लेकिन आज एक बात बहुत ही जोरदार थी जिसका बहुत हम एकदम सराहना करते हैं कि जो देश के जो आखिरी गांव है बाउंड्री पे, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, और जो वहाँ गुजर बकरवाल रहते हैं, जिनको आखिरी गांव कहते थे पहले, और आज जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि वो प्रथम गांव कहलाएगा, तो ये स्वागत के लायक है और इसकी हम सराहना करते हैं। तो विपक्षी सांसद भी अभिभाषण की सराहना कर रहे हैं, BSP के सांसद तारीफ कर रहे थे। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ खास रहा इस बार के अभिभाषण में। और हमारे साथ में प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। स्वागत, आर्थिक विश्लेषक के रूप में हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर महाजन। मैं आपकी तरफ ही इस सवाल को लेकर के चलता हूं, जो सवाल मैंने अशोक जी से भी पूछा था कि देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले भी आपने कई बार सुना होगा, इस बार के अभिभाषण में आपको क्या खास लगा? देखिए, राष्ट्रपति ने जो विशेष बात कही है, क्योंकि आज पूरा देश इसमें एस्पिरेशंस के साथ, एक आकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है कि हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना ही है। जिस प्रकार से, जिस तेजी से हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है, और खास
पर चाहे वो AI का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो ड्रोन्स का क्षेत्र हो, चाहे वो सोलर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना देश प्रगति कर रहा है। और हम 10वीं अर्थव्यवस्था से जिस प्रकार से 5वीं अर्थव्यवस्था और उसके बाद अगले 3 सालों में जो हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो हम एक विकसित राष्ट्र का, एक बहुत बड़ी बात है एक विकासशील राष्ट्र के लिए, एक विकासशील राष्ट्र के लोगों के लिए, कि आज हम ये विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कम से कम इतनी आशा अपने अंदर जागृत हुई है, और उस आशा को एक शब्द देने के लिए ये राष्ट्रपति का अभिभाषण इसमें विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने हर क्षेत्र में, जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम पेमेंट सिस्टम को देखें तो एक वर्ल्ड से दुनिया से आगे बढ़कर दुनिया उसकी तरफ देख रही है कि पेमेंट सिस्टम कैसा ये बना रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा करके एक आशा का संचार जो हुआ है उसकी तरफ आगे बढ़ाता हुआ ये अभिभाषण में मत समझते। बिल्कुल, ये वो अभिभाषण में ख़ास तौर पर जिस तरह अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है, विस्तार से जिक्र किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार से जिक्र किया है, वो तमाम चीज़ें ज़रूर उसमें समाहित की गई हैं अभिभाषण में। लेकिन अशोक सर, राम मंदिर का भी जो ख़ास तौर पर जिक्र है, जो कि आपने भी उसका जिक्र किया, कि राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद वो क्षण आया है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो ये जो देश के करोड़ों लोगों का जो नब्ज है उस पर हाथ रखने का काम किया है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के जरिए। देखिए, राष्ट्रपति ने कहा कि ये सदियों की प्रतीक्षा के बाद आखिर ये 22 जनवरी को रामलला अयोध्या राम मंदिर में विराजमान हुए। ये जो सदियों की प्रतीक्षा की बात की है, इसमें जो संघर्ष हुए, लोगों का जो बलिदान हुआ, वो सब चीजों की भी एक तरह से आज देश को उन्होंने याद दिलाया और ये कहा कि ये सपना पूरा हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अतिरिक्त भी और कई बातें हैं जिनकी ओर राष्ट्रपति ने आज कहा। उन्होंने कहा कि भारत को हमारी सरकार ने विश्व मित्र के रूप में स्थापित किया है, और यही वजह है। और ये विशेष तौर से कोरोना काल के बाद जो हमारा योगदान रहा, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हमने जो वैक्सीन डेवलप किए, तो उसकी जो सराहना हुई। और इसीलिए आज भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है। विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, अब हम सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत भी बन गए भारत। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रपति ने कही, और उन्होंने इसी कड़ी में ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार के काम का नतीजा है कि जहां हम अपने देश में खिलौनों का आयात करते थे, आज हम बड़ी मात्रा में उनका निर्यात कर रहे हैं। खेल से जुड़े क्षेत्रों पर भी सरकार बल दे रही है। तो अलग अलग खेल क्षेत्रों में जुड़ने के लिए युवाओं को जो प्रोत्साहित करने का संभव प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने कई खेलों से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया। तो रामलला की बात करते हुए उन्होंने ये थोड़ा जानकारी भी दी देश को कि 13 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर चुके हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। जी। तो ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, बिल्कुल, ये जो फायदा हुआ है, ये हमें वहां पर राम मंदिर में श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ रही है उसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उससे भी पता चलता है। बिल्कुल। प्रोफेसर महाजन, राष्ट्रपति जी ने यह भी जिक्र किया कि आज मेड इन इंडिया जो है वो एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और मेक इन इंडिया की तरफ दुनिया के लोग आकर्षित हो रहे हैं, उसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो जो आप जिक्र कर रहे थे कि वो आगे की तस्वीर भी पेश कर रही थी कि जब मेक इन इंडिया के लिए अभी इतने लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो आगे चल करके निकट भविष्य में मेड इन इंडिया ब्रांड और कितना मजबूत होगा। देखिए, 2020 से जब हमने कोविड-19 के बाद एक विचार किया, पूरे देश ने विचार किया कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में जो हमारी निर्भरता चीन और दूसरे मुल्कों पर हो रही थी, जिसमें हमने कोविड-19 के दौरान ये महसूस किया कि किस प्रकार से एक हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी चीन पर निर्भर थे, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता।
और पूरी दुनिया इस समय एक तरफ तो वो चीन से अलग हो रही है, पूरी दुनिया के देश चाइना +1 की नीति पर चल रहे हैं, और दूसरी चीन से आयात करने की जो मानसिकता है वो भी अब सब देशों में, हमारे देश समेत सब देशों में समाप्त हो रही है। सब लोग अपने अपने आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हैं, लेकिन भारत में एक खासियत है कि हम दुनिया से कहीं सस्ता साजो सामान बना सकते हैं, हमारी क्षमता है। हमारे यहाँ अन्य प्रकार के जो खर्च हैं वो दुनिया से दूसरे मुल्कों से कम है। चीन तुलना में हमारे यहाँ मजदूरी दर भी कम है, और अभी जो वर्तमान में परिस्थितियाँ बन रही हैं कि जिस प्रकार से भारत ने अपनी फ्यूल इन्फ्लेशन को काबू में रखा है, कुछ हद तक फूड इन्फ्लेशन को भी काबू में किया है, इस प्रकार से हम फिस्कल डिसिप्लिन कर रहे हैं, सरकारी खर्च तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे रेवेन्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। उसके कारण आज हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, तमाम प्रकार की और सुविधाएं हों, और वो हम अपने उद्योगों को दे पा रहे हैं। जिस प्रकार से हम कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिस प्रकार से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारी कम हो रही है, लेन देन की कॉस्ट कम हो रही है। जो एक जमाना था कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो थी वो 14-15% हुआ करती थी, हम उसको 7-8% पर लाने की कोशिश में हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन करके निकल के आएगा, और हम केवल अपने लिए नहीं बना रहे हैं। ये जो सेल्फ रिलायंस की जो गलत अवधारणा है कि हम अपने लिए ही बनाएंगे, दुनिया को हमने देना नहीं है, हम दुनिया के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वैक्सीन मैत्री से साबित भी हो गया है, वैक्सीन मैत्री जैसे प्रोग्राम से और बाकी चीज़ों से भी ये साबित भी हो गया है। अशोक टंडन सर, उन्होंने नारी शक्ति वंदन का भी जिक्र किया, पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्र किया, लाभार्थियों के मिल रहे लाभ का भी जिक्र किया। तमाम जिन लोगों के लिए काम किया जा रहा है, मोटे तौर पर राष्ट्रपति जी ने उन सभी पहलुओं को छू लिया। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये पहलू उजागर करने आवश्यक भी होते हैं, क्योंकि समय समय पर जब जनता के सामने ये आंकड़े न रखे जाएं तो जनता बड़ी जल्दी भूल जाती है कि सरकार ने उनके लिए क्या काम किए। अब जैसे देखिए कि गरीबों के राशन के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ खर्च कर चुके हैं, तो इससे गरीब परिवारों का जो जीवन है वो सरल हुआ है। इसी तरह से 2 वर्षों में देश के हजारों आदिवासी गांव में बिजली और सड़क पहुंची है, और 11 करोड़ शौचालय के निर्माण से कितनी बीमारियों की रोकथाम हुई है ये भी उन्होंने आज बताया। इससे खुले में शौच करने की वजह से बीमारियां रुकी हैं। और अगर हम बात करें किसानों की, तो केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम लिए, किसानों की मौजूदा स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, और जिसकी वजह से किसान पहले से जो है उनकी स्थिति मजबूत हुई है। तो महिलाएं आज फ्लाइट प्लेन और नौसेना के जहाज चला रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का तो हम देख रहे हैं। नारी शक्ति की जो एक तस्वीर थी वो हमें गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिली, उसकी भी चर्चा हुई। तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर जो काम किए गए हैं उसकी भी उन्होंने हमारे सामने आज देश के सामने रखी। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मदद मिल रही है, अस्पतालों में वो इलाज करा सकते हैं, और केंद्र सरकार का उन्होंने एक लक्ष्य भी बताया कि वो आम जनता के जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे की बचत करने की योजनाएं भी सरकार लागू कर। ठीक है, बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। हालांकि ये हमारा प्रोग्राम कम समय का है, लेकिन जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में है वो उसमें और भी बहुत सारी बातें हमने कोशिश की कि तमाम चीज़ों पर जिक्र करें, और आपको हमने लगातार दिखाए कि कौन कौन सी बड़ी बातें अभिभाषण में थी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक टंडन सर जुड़ने के लिए, और साथ में प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खास चर्चा आज राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातों पर थी। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।